नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किसी स्टॉक के बारे में नहीं, आपके डर के ऊपर बात करने वाले। क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं किसी भी स्टॉक को लेके। अगर वो 50 रुपया, 60 रुपया और 100 रुपया अगर गिर जाएगा तो वो उनको काफ़ी डर लगता है कि भाई अब इसमें आगे क्या हो जाएगा, क्या ये स्टॉक और ये कंपनी पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसमें क्या मेरा पैसा डूब जाएगा। इन सारी बातों पे जो छोटी छोटी बातें रहती है ना स्टॉक मार्केट की, जो बहुत लोग लेके टेंशन में रहते हैं और चैन से सो नहीं पाते, उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपका पूरा डर निकल जाएगा। स्टॉक मार्केट से जो भी रिलेटेड आपके अंदर जो डर रहेगा ना, लॉस का डर कि यार मेरा लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं निकल जाऊं नहीं निकलूं, ये सारे जो भी सवाल रहेंगे आज आपके दूर हो जाएंगे। एक देखो, हमारे भाई ने कमेंट किया था, और ये भाई नहीं मतलब जितने भी और लोग हैं उनको भी ऐसे ही डर रहता है। उन्होंने क्या लिखा था कि भाई मेरे पास 20 शेयर है 2445 पे, प्लीज़ हेल्प। मतलब यहाँ तक तो ठीक है भाई, मेरे पास 20 शेयर है 2445 पे। ये मैनकाइंड फार्मा की बात हो रही है। आज मैनकाइंड फार्मा 2.5% डाउन था, इसके वजह से इन्होंने कमेंट किया कि भाई मैंने 20 शेयर लिए थे 2445 पे, प्लीज़ हेल्प। तो ये जो प्लीज़ हेल्प है ना, मतलब इनको काफ़ी ऐसा डर लग रहा है कि भाई स्टॉक में क्या हो गया, अचानक से 2.5% क्यों गिर गया। इनके बाइंग प्राइस से आज स्टॉक 45 रुपया नीचे। तो देखो, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, किसी भी स्टॉक को लेके आपको नहीं डरना चाहिए अगर आपकी स्टडी उस स्टॉक को लेके फुल रहती, ठीक है। अगर आपकी स्टडी उस स्टॉक पे नहीं है और आप किसी के बोलने पर उस स्टॉक को लिए हो, तभी आपको डर लगता है। इस बात को ध्यान रखना। लोग क्यों बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड या ईटीएफ आपके लिए ठीक है जो नए हैं मार्केट में, क्योंकि ये जो डर रहता है ना, हेल्प करो प्लीज़ हेल्प, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ। जो समीर सिंह में जस्ट एग्जांपल से बताया, और भी जितने बंदे बहुत सारे, मैं भी पहले ऐसे ही था। तो इसके लिए बोलते हैं कि आप लोग के लिए ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ही सही है, क्योंकि उसमें डर नहीं रहता है। बाकी जब इंडिविजुअल आप किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा उस स्टॉक में। आप अगर उस स्टॉक में नहीं टाइम दे रहे हो तो आप उस स्टॉक की स्टडी में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं मैनकाइंड फार्मा का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैनकाइंड फार्मा आ गया, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग के पहले का मैं सिनेरियो कहानी बता रहा हूँ। मान लो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, मार्केट कैप इसका 96,000 करोड़ है, ठीक है। बाद में नीचे आते तो आरओसी 24 का है। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया कि 20 के ऊपर जिसका आरओसी रहता है वो अच्छा रहता है। आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया नॉलेज सीखने के लिए मिलेगा। तो जैसे आरओसी इसका 20 है, और बाद में यहाँ पे नीचे आते सेल्स ग्रोथ 3 ईयर का, और लास्ट 3 ईयर का, 5 ईयर का 19 और 20% के आसपास है, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी होती है प्रमोटर्स की होल्डिंग। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ कितनी बार। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो भाई, 2018 में इनका नेट प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास था, आज इनका नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ हो गया है। और किसी भी बिजनेस का भाई 5-6 सालों में नेट प्रॉफिट डबल होना काफ़ी अच्छी बात है। बाद में नीचे आते तो देखो, इनके पास रिजर्व पड़े 9,558, बोरिंग इनके पास 9 करोड़, यानी कि डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। और जो बोलते हैं ना कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि डेप्ट फ्री, इट मीन ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, यानी कि कंपनी में जो भी पैसा लगा हुआ है वो मालिक का लगा हुआ है, कर्जा नहीं। ये मतलब ये नहीं कि वो डेप्ट फ्री है। मतलब एक बात को समझना, आप लॉजिक को समझना। हम बोलते ना कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो भी पैसा लगा वो मालिक का पैसा लगा है, ना कि लोन का पैसा लगा है। क्योंकि जब लोन का पैसा लगता है ना, तो मालिक विजय माल्या जैसे निकलते, यानी कि वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। उनको पता है बैंक का पैसा है, कंपनी डूब गई, अपने को कुछ नहीं टेंशन है, अपन सीधा फॉरेन में भाग जाएंगे। पर जिस कंपनी में खुद का पैसा लगा रहेगा ना, जब मालिक का, वो एक एक रुपया जब तक उसका पैसा नहीं डूबेगा तब तक वो लड़ाई करेगा, मतलब वो तब तक बिजनेस करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें पूरा मालिक का पैसा लगा हुआ है। जो भी इसमें रिजर्व दिख रहा है 9,584, ये मालिक का है, इन्वेस्टर का ये रिजर्व है। तो ये ऐसे ही नहीं डूबने देगा भाई। हम इसमें 45-50 हज़ार रुपया डाल के इतना मतलब सोच रहे हैं 45 रुपये गिरने पे। भाई मैं बस आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने कमेंट दिखाया, औरों की भी बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप अपने पे ले लोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने इसमें 1 लाख रुपया डाल दिया, 1 लाख रुपया केवल डाल दिया, और जब स्टॉक 50-100 रुपये गिर जाता तो हम बहुत डर जाते, क्योंकि हमने स्टॉक की स्टडी नहीं की है। देखो, 9,584 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, 9,584 करोड़ का। अगर मैं 9,000 में से 9,584 में से अगर 9,000 निकाल दूँ तो 584 करोड़ का अमाउंट और 1 लाख रुपए का अमाउंट, बताओ कितना डिफरेंस है।
तो क्या जो इसके मालिक है ये अपना पैसा डूबने देंगे? कभी नहीं डूबने देंगे यार। वो मतलब वो खुद ध्यान देंगे ना अपनी कंपनी में, उनको ध्यान देना है, अपने को अपने लेवल्स पे चलना है, अपनी स्टडी को पक्की रखनी है। देखो इनके पास रिजर्व 9,584 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है 4,430 करोड़ का, एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 761 करोड़ का। तो यार इतने इनके पास पैसा है, और पैसे से नहीं इस कंपनी पे भरोसा किया जा सकता। ब्रांड है, कंपनी का नाम है, ठीक है। ये स्टॉक का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अदर कंपनी के लिए भी, आप किसी कंपनी के लिए भी ये एग्जांपल ले सकते हो, पर अच्छी कंपनी के लिए भाई, बुरी कंपनी के लिए नहीं। जो 5% अपर सर्किट पे चल जाए, 5% लोअर सर्किट पे चले जाए, सुजलॉन, रिलायंस पावर, इन लोगों पे ये जो मैं अभी बातें बोल रहा हूँ ये लागू मत करना। प्रमोटर्स का इसमें होल्डिंग कितना है? 75% के आसपास। एफआईस की होल्डिंग कितनी है? 11% के आसपास। डीआईस की होल्डिंग कितनी है? 10% के आसपास। पब्लिक की होल्डिंग कितनी है? अराउंड 3.5%। यानी कि ये जो 95-96 हज़ार करोड़ मार्केट कैप है, अगर इसमें 96 हज़ार करोड़ को मैं, ये देखो ये पब्लिक की होल्डिंग इसमें कितनी है, यहाँ पे नीचे आते तो पब्लिक की होल्डिंग है 3.61%, ठीक है। अगर इस 95 हज़ार करोड़ को मैं 3.61% से माइनस करूँ, यानी कि इसमें इस 95 हज़ार करोड़ में से ये जो 96 हज़ार करोड़ था ना, 1 मिनट, 96 और 057 माइनस 3 पॉइंट कितना परसेंट होल्डिंग था इसमें पब्लिक का? 1 सेकेंड, मैं हिसाब कर लूँ फिर अच्छे से समझो। 3.61%, यानी कि 92 हज़ार करोड़ के आसपास। यानी कि ये जो मैनकाइंड फार्मा का मार्केट कैप है, यानी कि जो मैनकाइंड फार्मा का वैल्यूएशन है 96 हज़ार करोड़ का, इसमें से 92 हज़ार करोड़ किसका पैसा लगा हुआ है? केवल बड़े लोगों का लगा है। प्रमोटर्स जो मालिक है, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो बैंक से, जो म्यूचुअल फंड है, जो डीआई से, जो एचएनआई कैटेगरी के, जो मतलब हज़ारों करोड़ों के मालिक है, उनका पैसा लगा हुआ है। कितना? 92 हज़ार करोड़ के आसपास। तो सोचो, हम 1 लाख रुपया लगा के इसमें इतना टेंशन ले रहे कि भाई 50-60 रुपया, 100 रुपया गिर गया, क्या करे, मतलब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, 1500 पे आ जाएगा, 1400 पे आ जाएगा। हम इतना सोच रहे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लगा के, जिसका 92 हज़ार करोड़ रुपया लगा है, 92 हज़ार करोड़। तो वो कितना सोचता रहेगा? सोचो, क्या उनको नहीं पता कि मुझे कैसे बिजनेस चलाना है? क्या उनको नहीं टेंशन होता रहेगा जब स्टॉक का प्राइस 2.5% गिरता रहेगा? उनको तो नींद नहीं आता रहेगा। उनका 92 हज़ार करोड़ लगा हुआ है। ये तो मैं बस ये स्टॉक की एग्जांपल बताया, अदर स्टॉक भी आप ले सकते हो। तो चीज़ों को कुछ इस तरह समझो, समझ रहे हो ना, तभी आप किसी भी स्टॉक में टिके रहोगे, आपको डर नहीं रहेगा। नहीं तो भाई 100, 150, 200 रुपया भी गिर जाएगा तो काफ़ी पैनिक हो जाएगा। और पैनिक होने की कुछ बात नहीं भाई, अगर 2-2.5% गिर रहा है तो अच्छी बात है, हम उसमें और एवरेज कर सकते हैं। एवरेज का हमारा ऑप्शन निकल के आ जाता है ना। अगर कोई भी स्टॉक अगर गिरने मूड में आ रहा है, अगर अच्छा स्टॉक है तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर आप अच्छे स्टॉक की स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो, और काफ़ी सोच समझ के उसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर उसमें गिरावट आती है तो कभी भी उसमें डरना नहीं चाहिए। जब भी गिरावट आती है तो कभी भी नहीं डरना चाहिए, उसमें उल्टा ये सोचना चाहिए कि मेरे पास नया पैसा कहाँ से आएगा कि मैं उसमें एवरेज कर सकूँ, एसआईपी कर सकूँ एक्स्ट्रा। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, मैं तो सोचता हूँ स्टॉक कभी गिरे तो मैं उसमें नया पैसा डालूँ, क्योंकि मैं स्टॉक गिरने का वेट करता हूँ। अब बहुत लोग देखो, CDSL जब 1600 पे था तो लोग ख़रीदने के लिए तैयार थे, और जब इसमें एक करेक्शन आया और ये जब 1380 1360 गया तो इस लेवल पे कोई नहीं ले रहा था, कोई नहीं ले रहा था। लोग बॉटम पकड़ रहे थे कि इसका बॉटम 1200 आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, क्या पता वो और गिरेगा। इसी लालच में स्टॉक 1500 पे खड़ा है अभी, देख लो आपके सामने, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये देखो HDFC बैंक में दिखाता हूँ। जब HDFC बैंक 1600-1700 से यहाँ पे आया था 1380 पे, कोई नहीं पूछ रहा था। आज देखो 1380-1400 से कितने पे खड़ा है? 1700 पे आज खड़ा है। तो यहाँ पे लोगों ने पैनिक बनाया, नहीं लिया, लोग दूसरे बड़े लोगों ने माल उठा दिया, 1700 पे चला गया। केवल अच्छे स्टॉक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, गिरावट अच्छी होती है। और हाँ, मान लो कि ये 2.5-3% आज गिर गया, तो ये स्टॉक में मूवमेंट हुई है, इस कंपनी में कुछ नहीं मूवमेंट हुई है। ये जो शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट हुई है, क्या बोलते हैं कि मार्केट में अगर करेक्शन आ रहा है या कुछ
फॉरेन या ग्लोबल से कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम है। और फार्मा इंडस्ट्री में मान लो कि गिरावट आ रही है, तो इसमें भी गिरावट आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनकाइंड फार्मा का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या एक दुकान बंद हो गया, नहीं भाई। ये बस स्टॉक में हमको मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। ऐसा नहीं कि उनको उनके किसी बिजनेस पे ताला लग गया या बिजनेस बंद हो गया इसके लिए 2.5% गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब मार्केट में गिरावट होती है तो भाई सारे स्टॉक गिरते हैं, सेलिंग प्रेशर उन पे बढ़ जाता है। तो किसी भी स्टॉक पे आप अच्छी स्टडी करो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसकी देखो, समझो, सोचो, और तब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा और तब आप खुश होगे। अगर वो स्टॉक का प्राइस गिरता है ना इन फ्यूचर, तो आप और भी खुश रहोगे कि हाँ भाई गिरे तो मैं उसमें एवरेज करूँ। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो तो 40-50 हज़ार करोड़ के ऊपर वाले ही मार्केट कैप में आपको ट्रेड वगैरह करना चाहिए, थोड़ा आपका डर कम रहेगा, ठीक है। बाकी किसी भी स्टॉक को लेके यार पैनिक वैनिक मत बनाया करो, ये इतना गिर गया, वो इतना गिर गया, ठीक है। मतलब ये काफ़ी छोटी छोटी बात हो गई कि ये इतना गिर गया, ऐसे गिर गया, ठीक है। बाकी आपको किसी स्टॉक को लेके पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो, मतलब इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। जैसे समीर सिंह ने भाई कमेंट किया था, उनको थोड़ा डर लग रहा था कि स्टॉक में क्या हो गया, ठीक है। तो डरना वरना नहीं है आपको बिल्कुल भी, मार्केट में हिम्मत से काम करना है, अच्छी स्टॉक में काम करना है, बुरे स्टॉक में नहीं काम करना है। बहुत आपको मतलब अच्छे से और बहुत मतलब नरमी से मैं समझाता हूँ कि केवल आपको अच्छी स्टॉक में ही काम करना। आप सुज़लॉन और TTML, JP पावर, इन सारे स्टॉक में ना ही पड़े तो अच्छा है। पहले आप अच्छे स्टॉक में अपना हाथ सफ़ा कर लो, जो मिड कैप की है, जो लार्ज कैप की है, उसमें ट्रेडिंग मीन्स उसकी चाल को पकड़ना सीख लो कि इतना गिरता है तो फिर उसमें बाइंग प्राइस भी आती है, मतलब बाइंग भी होता है। और जब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैनकाइंड फार्मा में मैं जाता हूँ, यहाँ पे, अरे यार ये सब क्या कर दिया मैंने, हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा भाई, हाँ हट जा भाई। ये अच्छा उस दिन मैंने स्टडी कर रहा था ना, तब मैंने बताया हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा भाई, हट जा। इसको भी हाइड कर दूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे मैंने पहले ही लगा दिया, हटा देता हूँ, यहाँ पे हट जा भाई। अब देखो स्टॉक में चार्ट भी थोड़ा ओपन करो तो आपको समझ में आएगा। ग्रीन कैंडल आपको पता है कि बायर्स रहते हैं और जो रेड कैंडल रहता है वो सेलर्स रहते हैं। यहाँ पे देखो कंटिन्यू आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये 1 डे का मैंने चार्ट लगाया, आप भी 1 डे का चार्ट लगाया करो। एक कैंडल 1 डे का बता रहा है मुझे कि 1 डे में स्टॉक कहाँ से कहाँ पे गया। अगर मैं प्राइस रेंज लगाऊं इस ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल तक, ठीक है, तो ये कितने परसेंट की मूवमेंट है, कंटिन्यू स्टॉक भागता गया है 25% की। तो आप सोचो ना, किसी स्टॉक को 25% चलाना क्या हम और आप जैसे लोगों का काम रहेगा? नहीं, ये बड़े लोगों ने चलाया रहेगा। और जब स्टॉक में बड़े लोग ने बाइंग किए तो क्या वो 2-3 करोड़ की बाइंग की रहेगी? जी नहीं, उन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए की बाइंग की रहेगी। तो क्या उनको डर नहीं रहेगा स्टॉक गिरने से? तो ये स्टॉक गिरने से वो डर ना भाई मालिक के ऊपर छोड़ दो, मालिक संभालेगा। बस आप केवल बिजनेस पे स्टडी करो, उनका बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है कि नहीं वो देखो, कंपनी का ROC कैसा है, ये सारी बातें आपको देखना है। मार्केट कैप कितना है आपको ये देखना है, आपको गिरावट नहीं देखना है। गिरावट में आप खुश रहो, मिठाई बांटो कि भाई गिरावट हुई है। कब जब भी गिरावट होती है तो मैं वीडियो बना के बोलता हूँ कि भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मार्केट में गिरावट है। क्योंकि जब तक देखो गिरेगा नहीं तब तक अच्छे बायर्स, नए बायर्स नहीं आएंगे। जब तक गिरेगा नहीं तब तक इम्पॉसिबल है नए बायर्स आना और अच्छे बायर्स आना। अच्छे बायर्स मीन्स बड़े बायर्स जो HNI कैटेगरी के होते, जिनके पास हज़ारों करोड़ है, 500 करोड़ है, 600 करोड़ के जो मालिक है, मैं उनकी बात करो। जो म्यूचुअल फंड है जिनके पास 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ रुपए, मैं उनकी बात करो। जब तक गिरावट नहीं आएगा इन लोग नहीं आएंगे, और जब तक इन लोग नहीं आएंगे तब तक स्टॉक का प्राइस भी नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान देना आप, ठीक है, समझ गए? तो आई होप आज आपके मन से भाई सारा डर निकल गया रहेगा स्टॉक के लेके। स्टॉक अच्छा आपने चूज़ किया है तो आपको गिरावट में 1% भी डरना नहीं है, ठीक है। मस्त इंजॉय करना है, उल्टा सोचना है कि नया पैसा कब आए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, कभी भी गिरावट आए आपके दिमाग में केवल एक ही सवाल चलना चाहिए कि मेरे पास नया पैसा कैसे आएगा, कब आएगा, जल्दी आएगा तो मैं जल्दी डालूंगा, ठीक है।
तो ये सारी बातें आपको माइंड सेट रखना है, तो आप स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से। केवल अच्छी स्टॉक पे आप थोड़ा काम करो तो आपका दिमाग भी काफ़ी अच्छा चलेगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और आपके कुछ भी सवाल रहेंगे स्टॉक को लेके तो आप कमेंट कर सकते हो। मुझे 2-3 पॉइंट और बताना था लेकिन मैं भूल चुका हूँ। अगर मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। वीडियो अगर कट कर दिया उसके बाद याद आ गया तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा। बाकी कुछ भूला रहूँगा या कुछ आपको याद रहेगा तो ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ। मेरे किसी भी वीडियो में आपको बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो भाई आप फंस सकते हो। जो मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या जो मैंने स्टॉक दिखाया वो केवल समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए बताया, ना कि कोई इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।